देश विदेश चैनल के पहले अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। मैं चैनल की शुरुआत करूंगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रचारित कुछ जुमलों की सच्चाई पर एक श्रृंखला के द्वारा। और आज मैं बात करूंगा कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाए गए एक जुमले की। ये जुमला है, नेहरू लोकतंत्र के मसीहा थे। आइए परखते हैं नेहरू लोकतंत्र का कितना सम्मान करते थे। चर्चा शुरू करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के 1929 के चुनाव से। 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 1929 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। 1929 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब कांग्रेस अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रखने वाली थी। उधर मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मोतीलाल नेहरू को अपने पुत्र के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर आ रहे थे। 1928 में बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद सरदार पटेल कांग्रेस में एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे। इस आंदोलन में पटेल ने गांधी से भी बेहतर तरीके से असहयोग आंदोलन के कंसेप्ट को जमीन पर उतारकर दिखाया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। इससे पहले खेड़ा के सफल आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी संगठनात्मक शक्ति का परिचय दिया था। नेहरू 1920 से कांग्रेस में थे, लेकिन नेहरू के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी जिसके कारण अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की प्रादेशिक समितियां अपनी पसंद के व्यक्ति के लिए नामांकन भेजती थी और अधिकांश समितियां पटेल को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती थीं। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले शातिर मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेहद स्पष्टता के साथ ये मानना है कि वल्लभ भाई मौजूदा समय के सबसे बड़े नायक हैं और हम कम से कम यह तो कर ही सकते हैं कि उन्हें ताज की पेशकश की जाए। लेकिन उनके अध्यक्ष न बन पाने की स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि जवाहरलाल सभी परिस्थितियों में सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। मोतीलाल नेहरू ने इस तरह से गांधी के दिमाग में जवाहरलाल की दावेदारी का बीज डाल दिया। इस पत्र को लिखने के साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाने के लिए पार्टी के अंदर कन्वेंसिंग शुरू कर दी। जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस में कोई उत्साह नहीं था। कुछ समय के बाद मोतीलाल समझ गए कि अगर चुनाव की नौबत आई तो सरदार पटेल अध्यक्ष बन जाएंगे। अब उन्होंने गांधी का दामन पकड़ा और कहा कि मेरी उम्र हो चली है और मैं मरने से पहले जवाहर को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। अब बाप की इच्छा स्वतंत्रता आंदोलन पर भारी पड़ी और गांधी राजी हो गए। गांधी ने पटेल को अपने पास बुलाकर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने की अपनी इच्छा जताई और तर्क दिया कि इससे युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। और उन्होंने पटेल को अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा। पटेल गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने गांधी के आग्रह पर अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यानी कि नेहरू की कांग्रेस में शुरुआत ही इलेक्शन से नहीं, नॉमिनेशन से हुई थी और लोकतंत्र के मसीहा को तनिक भी झिझक नहीं हुई इस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने में। गांधी की कृपा से वह 1930 में भी अध्यक्ष बने रहे। सरदार पटेल को 1931 तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने का इंतजार करना पड़ा। 1936 और 1937 में फिर नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और 1939 में गांधी की इच्छा के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए और गांधी ने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस की कमान राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। 1940 में मौलाना आज़ाद अध्यक्ष चुने गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जेल में था, इस दौरान कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए और 1946 तक वो अध्यक्ष बने रहे। 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव कराने का दोबारा निर्णय लिया गया। अभी भी अगर कोई नेहरू को लोकतंत्र का मसीहा मानता है तो कांग्रेस अध्यक्ष का 1940 का चुनाव उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देगा। 1946 का कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। ब्रिटिश सरकार ने मार्च में कैबिनेट मिशन भेजकर भारत को स्वतंत्रता देने की अपनी इच्छा की घोषणा कर दी थी। इस चुनाव में फिर सरदार पटेल और जवाहरलाल आमने सामने थे और यह लगभग निश्चित था कि जो भी इस चुनाव को जीतेगा वो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। अब कांग्रेस के संविधान के अनुसार अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की प्रादेशिक समितियां भाग लेती थीं
और देश में कांग्रेस की 15 कार्य समितियाँ थीं। तो कांग्रेस में उस समय ये विचार था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री दृढ़ स्पष्ट निर्णय लेने वाला कुशल प्रशासक ही बने, जो कि भारत के प्राचीन गौरव को वापस ला सके और देश को समृद्धि के रास्ते पर ले चले। अब सरदार पटेल में ये सारे गुण थे, इसलिए अधिकांश कांग्रेसियों की पसंद सरदार पटेल ही थे। सरदार पटेल एक जमीन से जुड़े व्यक्ति थे और उनकी संगठनात्मक क्षमता, उनका कुशल नेतृत्व और कार्यशैली को इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। पटेल के साथ सफल आंदोलनों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। 1923 का नागपुर आंदोलन, बोरसाड़ आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन और 1930 का दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह में उनकी भूमिका से वैसे ही लोग बहुत प्रभावित थे। 1924 से 27 तक अहमदाबाद की नगर पालिका का कुशल संचालन और अहमदाबाद की बाढ़ के दौरान उनकी प्रशासनिक क्षमता कांग्रेसियों ने समझी थी। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। हरिपुरा अधिवेशन को उन्होंने बहुत विशाल स्तर पर आयोजित किया था। 1934 से 37 तक के चुनावों का प्रबंधन उनके हाथ में था और इन चुनावों में कांग्रेस की विजय के वो नायक थे। उनकी इन उपलब्धियों के आगे नेहरू कहीं टिकते नहीं थे। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, नेहरू की तरह उन्होंने भी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। नेहरू की पढ़ाई का खर्च मोतीलाल नेहरू उनके पिता उठाते थे, जबकि पटेल ने अपनी पढ़ाई के खर्चे का प्रबंध अपनी कमाई से किया था। नेहरू बामुश्किल सेकंड डिवीज़न में पास हुए थे, जबकि पटेल फर्स्ट क्लास के साथ टॉपर थे। पटेल की वकालत खूब चलती थी और वह अहमदाबाद के सबसे महंगे और सबसे सफल वकील थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर इतनी बढ़िया प्रैक्टिस छोड़ के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। अब नेहरू की प्रैक्टिस चलती तो थी नहीं, तो अपने खर्च के लिए वो अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर थे। और पटेल की प्रशासनिक क्षमता पर क्या कहा जाए। ICS बलराज कृष्ण ने खुद लिखा था, अगर पटेल के पुतले को कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वह शासन कर सकता था। लेकिन 15 जनवरी 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना आध्यात्मिक पुत्र घोषित कर दिया था। अब उस पुत्र की इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वो बने। और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आने लगी तो गांधी को यह आभास हो गया कि पटेल की विजय लगभग निश्चित है। फिर उन्होंने एक दांव खेला। 29 अप्रैल 1946 को चुनाव होने थे और उससे पहले गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को यह घोषणा कर दी कि मेरी पसंद नेहरू है। वो गांधी की पसंद नापसंद के बावजूद 29 अप्रैल को जब नतीजा आया तो पटेल को 15 प्रादेशिक समितियों में से 12 ने वोट किया था और 3 वोट अन्य को मिले थे। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। अब लोकतंत्र के मसीहा परिणाम आने के बाद अपने आध्यात्मिक पिता से मिलने गए। गांधी ने कहा, जवाहर तुम्हारे नाम का प्रस्ताव तो किसी ने किया ही नहीं, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि वो पटेल के नेतृत्व में नंबर 2 की हैसियत से काम नहीं कर सकते। कहा तो ये भी जाता है कि वो ब्लैकमेल पे उतर आए और उन्होंने गांधी से कह दिया अगर वो अध्यक्ष नहीं बनाए गए तो वो पार्टी से अलग होकर अलग पार्टी बना लेंगे। ये था लोकतंत्र के मसीहा का असली रूप। और महात्मा गांधी ने JB कृपलानी से कहा कि कुछ कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को ही जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करने के लिए तैयार कर लें। अब JB कृपलानी ने इस काम के लिए कुछ कार्यसमिति के सदस्यों को तैयार भी कर लिया, लेकिन JB कृपलानी की इस मुहिम की भनक सरदार पटेल को लग गई और उन्हें यह भी समझ आ गया कि इस मुहिम के पीछे महात्मा गांधी का हाथ है। इस पर पटेल ने स्वयं महात्मा गांधी से मिलने का निर्णय लिया। इस मुलाकात में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को देश हित में अध्यक्ष पद की दौड़ से अपने को अलग करने के लिए कहा। सरदार पटेल ने फिर एक बार महात्मा गांधी की बात मानते हुए अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से अलग कर लिया और नेहरू फिर एक बार अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बन गए। ये है सच्चाई लोकतंत्र के मसीहा की। भारत का पहला प्रधानमंत्री भी पार्टी की पसंद से नहीं, गांधी की मेहरबानी से बना था। अब नेहरू से ये उम्मीद करना बेकार था कि वो लोकतंत्र की भावनाओं का आदर करेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने गांधी के इस अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप पर लिखा है, अगर गांधी के पास जवाहरलाल को चाहने के अपने कारण थे तो पार्टी के पास पटेल को चाहने के अपने, जिसने उसने देखा भी। जैसा कि कृपलानी ने आगे जाकर कहा, एक शानदार प्रबंधक, व्यवस्थापक और नेता के रूप में जिसके पांव जमीन पर टिके हुए थे। इसके अलावा पार्टी सरदार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके सफल संचालन से भी बहुत प्रभावित थी, जिसकी बराबरी जवाहरलाल नहीं करते थे। चलिए, जो हो गया सो हो गया। आइए अब बात करते हैं 1950 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे
और लोकतंत्र के मसीहा नेहरू अब सरकार के साथ ही पार्टी पर भी अपना कब्जा चाहते थे, लेकिन पटेल के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा था। पटेल की पार्टी पे जबरदस्त पकड़ थी। 1950 के अध्यक्ष के चुनाव के लिए नेहरू ने अपनी तरफ से जेबी कृपलानी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। ये तब हुआ जबकि 2 दिन पहले ही बातचीत के दौरान पटेल और नेहरू में ये सहमति बनी थी कि जेबी कृपलानी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया जाएगा। नेहरू की इस घोषणा से पटेल बहुत आहत हुए। जेबी कृपलानी के सामने पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे और पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन को अपना पूरा समर्थन दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन अपनी सादगी, शुचिता और निर्भीक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनको नज़रअंदाज करके नेहरू को अपनी मनमानी करने में मुश्किल होती, इसलिए नेहरू थोड़ा विचलित थे। टंडन जी को नेहरू ने एक सांप्रदायिक हिंदू पुरुषानवादी घोषित कर रखा था। टंडन जी देश के सर्वोच्च स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और उनके इस आंदोलन के लिए बलिदान कुछ कम नहीं थे। इन्हीं बलिदानों के कारण उनको राजर्षि की उपाधि दी गई थी। पहले तो नेहरू ने टंडन जी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, आपका चुनाव उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा जिनको मैं भारत के लिए नुकसानदायक मानता हूँ। इसके बाद उन्होंने पटेल को एक पत्र लिखा। ये स्पष्ट है कि अगर टंडन जी ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये मेरे लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, खास तौर पर उनकी तरफ से जो कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। परिणाम स्वरूप मैं कार्य समितियों या अन्य समितियों में काम नहीं कर पाऊंगा और इसके बाद मेरा प्रधानमंत्री पद पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। नेहरू की धमकियों और जोड़तोड़ के बावजूद टंडन जी कृपलानी के 1095 के मुकाबले 1306 वोट पाने में सफल रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये दरअसल पार्टी का नेहरू के प्रति नो कॉन्फिडेंस ही था। नेहरू ने, जैसा कि पहले से सबको पता था, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रफ़ी अहमद किदवई ने चुनाव से एक दिन पहले ये कहा था, नेहरू ने टंडन जी के चुनाव जीतने पर अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मैं सार्वजनिक रूप से नेहरू को अवसरवादी कहूंगा। अब टंडन जी के अध्यक्ष चुने जाते ही नेहरू ने उनके हर काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने एक धमकी से की कि कार्य समिति का गठन उनके हिसाब से नहीं हुआ तो वो कार्य समिति से इस्तीफा दे देंगे। यह एक अलोकतांत्रिक मांग थी। जैसे मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरह से कांग्रेस कार्य समिति के गठन का अधिकार कांग्रेस के अध्यक्ष का होता है। वही ये फैसला लेता है कि किसको कार्य समिति में रखा जाए और किसको नहीं। ये सब चल ही रहा था कि इसके दौरान 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की बीमारी से मृत्यु हो गई। पटेल की मौत के बाद लोगों को दबाव में लेने में नेहरू को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके पास लोगों को उपकृत करने के बहुत से तरीके थे। 1952 के चुनाव में टिकट बांटने में उनकी प्रमुख भूमिका होने वाली थी और नेहरू जी ने टंडन जी पर कई तरफ से दबाव बना दिया। पटेल की अनुपस्थिति में वो उतना दबाव नहीं झेल पाए और 9 सितंबर 1951 को उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और देखिए, कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए लोकतंत्र के मसीहा जवाहरलाल नेहरू खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। महात्मा गांधी और पटेल के रहते नेहरू को प्रधानमंत्री बनने पर इसी सिद्धांत के रहते कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कभी काबिज नहीं होने दिया और उनका तर्क था कि मुख्यमंत्रियों के प्रशासनिक काम इतने होते हैं कि वो संगठन के काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। मानो प्रधानमंत्री तो हमेशा फुर्सत में रहता है। अब नेहरू का सरकार और कांग्रेस दोनों पे कब्जा था और उनका तानाशाही रवैया खुल के सामने आने लगा। धीरे धीरे उनका लोकतांत्रिक होने का मुखौटा भी उतरने लगा। 1951 से 1954 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने अपने विश्वास पात्र और आज्ञाकारी UN ढेबर को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया, जो कि 1954 से 1958 तक इस पद पर बने रहे। 1959 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनवा दिया। 1960 में नीलम संजीवा रेड्डी अध्यक्ष बनवाए गए। बाद में नीलम संजीवा रेड्डी ने कहा, मेरे साथ इंदिरा गांधी के चपरासी की तरह व्यवहार किया जाता था। इस तरह से नेहरू ने सत्ता और कांग्रेस पार्टी पर अपने साथ ही अपने परिवार का भी दबदबा बना दिया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता DP मिश्रा ने टंडन जी को अध्यक्ष पद से हटाकर नेहरू के अध्यक्ष बन जाने के कृत्य से दुखी होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और कहा था, पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से तानाशाह बन गए हैं। इस आखिरी घटना चक्र के बाद कांग्रेस में बने रहना राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी होगा।
जो राजनीतिक हत्या कल हुई है वो दरअसल कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या है और ये भारत में लोकतंत्र के वध की शुरुआत है। आइए देखते हैं इतिहासकार मक्खनलाल क्या कहते हैं। उन्होंने लिखा, नेहरू दिल की गहराइयों से हमेशा ही एक तानाशाह, हर चीज़ में राजनीति करने वाले और तिकड़मबाज थे। वह केवल पटेल और गांधी से डरते थे, गांधी से उनके नैतिक बल के कारण और पटेल से उनकी दृढ़ता, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल न होने के उनके स्वभाव और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण। नेहरू का नज़रिया हमेशा ही माई वे और हाईवे वाला रहा है, चाहे उनके द्वारा चुना हुआ रास्ता कितना ही गलत क्यों ना हो, जो कि अधिकतर गलत ही होता था। नेहरू की इस कार्रवाई की तुलना अगर अन्य लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं से करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कदम लोकतंत्र की बेसिक अवधारणा के कितना विपरीत है। यह अवधारणा है कि अधिक से अधिक लोगों को शासन के फैसलों में भागीदार बनाना और सत्ता का विकेंद्रीकरण। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में आज भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से ही होता है। अब इसी तरह से देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट के उम्मीदवार का चयन पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से होता है, लेकिन भारत में ऐसी किसी प्रक्रिया की संभावना को खत्म करने का काम नेहरू ने किया। टंडन जी को हटाकर नेहरू द्वारा खुद कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने से एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई, जिसको कि बाद में भारत में अधिकतर पार्टियों ने अपनाया। इस परंपरा ने राजनीतिक पार्टियों के अंदर लोकतंत्र की समाप्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया और इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाकर भारतीय राजनीति में वंशवाद के पेड़ को, जिसका बीज उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने बोया था, को आगे सींचने का काम किया। ये है दरअसल लोकतंत्र के मसीहा की कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा करके पार्टी में तानाशाही स्थापित करने की कहानी। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं बात करूंगा उनकी सरकार की तानाशाही की। यह अंक आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।